बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। पाकिस्तान में जो मुश्किलात इस वक्त मौजूद हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देखें, बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं, कराची की तरफ देखते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो है मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग का अज़ाब, इसी में सराय के सूबे की बात सामने आई है जो कि काफ़ी अरसे से जारी थी। अब देखना यह है कि इत्तेहादी जमातें हज़ारा सूबे के हवाले से उस पर क्या राय देती हैं। इन मुश्किलात में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि जिनसे हम बात कर रहे हैं आजकल, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास क्या हल है, वो हुकूमत को क्या हल दे सकते हैं, और उनकी जो अपनी ताकत है, जो लोग उनको चाहते हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनके ज़रिए वो पाकिस्तान में क्या तब्दीली ला सकते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। और लाइव हमारे साथ आज आप मौजूद हैं, बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान में जो ओवरऑल मामलात हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज आपसे। पहले स्टार्ट कराची से कर लेते हैं। लियारी में क्या हो रहा है सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इज़हार ख्याल का मौका अता फरमाया। और यकीनन लियारी से पहले मैं कल लाइन्स एरिया का जिक्र करूँगा कि लाइन्स एरिया में कल हमारे दो साथियों को शहीद कर दिया गया, राशिद कादरी और मोहम्मद याया कादरी, और 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी। और इसी तरह लियारी के अंदर हमारे दो साथियों को शहीद किया गया, जिसमें सुहेल कादरी और सलीम कादरी शहीद। और हमने उसके अंदर बाकायदा एक FIR भी लॉन्च कराई, नॉमिनेटेड, जिसमें हमने नॉमिनेट किया उन बंदों को जो दहशतगर्द थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसकी वजह यही होती है कि फिर हम ये जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं, फिर लियारी आपको नज़र आता है, फिर पूरा कराची दहशतगर्दी की लिपेट में नज़र आता है। सिर्फ एक लियारी नहीं है, तो पूरे कराची में इस पर दहशतगर्दी हो रही है। कल गुलशन इकबाल के अंदर वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके अंदर 4 लड़कों को गोलियां लगी, 2 लड़के शहीद हो गए। यकीनन ये कंटिन्यूटी है एक दहशतगर्दी की। वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि एक तो वो एहसास महरूमी है, और फिर वो जो हम बेसिक नीड्स हैं, जो कौम की, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं, जो अवाम की ज़रूरियात हैं, हम उसको भी एड्रेस नहीं कर रहे। जो आप FIR दर्ज करवा दी आपने, करवाएंगे आप? FIR दर्ज कराई है, उसके अंदर बंदे नॉमिनेट किए हैं, और किसी को इन्होंने अभी तक अरेस्ट तो आपने जो बंदे नॉमिनेट किए वो किसी पार्टी से, सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, या वो जिस तरह से FIR होती है गुमनाम दुश्मनों के नाम, या उस तरह से कुछ है? यकीनन उनका नाम मेंशन है, उनकी यकीनन वो जब गिरफ्तार करेंगे तो वो पार्टी भी नजर आ जाएगी। ये तो काम रियासत का है कि वो रियासत आज तक क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही उन दहशतगर्दों को। इतने वाकयात हो रहे हैं, मतलब डेली 10 से 12 की एक फिगर है जो विकटें गिरती हैं, तो वो उसके अंदर डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, क्रिकेटर भी है, प्रोफेसर भी है, सभी हैं। तो यकीनन जंग कराची में जो ये टारगेट किलिंग की जंग जारी है, ये क्यों जा रही है? क्या वजह, आप क्या समझते हैं, क्या वजह, इसके पीछे मकासद क्या है? कराची नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। हम खाली ये उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। कानून की बात सब करते हैं, लेकिन सज़ा किसी को नहीं है। जब तक सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम नहीं होगा, अदल कायम नहीं होगा, जुल्म नहीं खत्म होगा। इसकी वजह से जो निज़ाम में खराबी है, और हमने देखा है जो पकड़े जाते हैं लोग वो छूट भी जाते हैं, और कोई डर और खौफ किसी किस्म का अदालत का या पुलिस का या रेंजर्स का किसी का नहीं मौजूद है। तो इसलिए जो है फिर सियासी वाबस्तगियाँ और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये इन वजूहात की बिना पर ये चंद लोगों को या चंद जमातों को या जो भी ग्रुप्स हैं कि जो इस हद तक पहुँच गए हैं कि जनाब अब जो है खून बहाना है, और खून बहाकर ही हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो उसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या वजह? ये ऑपरेशन जो हो रहा है, ये लियारी में जो ऑपरेशन हो रहा है, ये आपकी नज़र में सही हो रहा है? ऑपरेशन इससे पहले भी इन्होंने कई ऑपरेशन किए हैं, लेकिन रिजल्ट्स आज तक टारगेट हम अचीव नहीं कर सके जो रिजल्ट्स हमें अचीव करने थे। मतलब दहशतगर्दी और परवान चढ़ रही है। वजह उसकी जो सबसे बड़ी है वो ये नज़र आती है कि दहशतगर्दों को बाकायदा पुष्ट पुनाई हासिल है, और अगर वो हुकूमत के अम्ब्रेला के अंदर हैं, उनको हुकूमत की शेल्टर है, हुक्मरानों की शेल्टर है, या इत्तेहादियों का शेल्टर है, तो यकीनन उस सूरत में आप दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप समझते हैं ऑपरेशन होना चाहिए? वैसे ऑपरेशन यकीनन होना चाहिए, और सियासत से, पार्टी से, कौम के मफाद में होना चाहिए, मुल्क के मफाद में होना चाहिए, और पार्टी की वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए। अगर मिलिटेंट विंग्स मौजूद हैं,
और वो अगर दहशतगर्दी में मुलव्विस है उनके खिलाफ भी होने चाहिए? देखिए, सबका होना चाहिए, लेकिन पहले हमें यह देखना है कि ये दहशतगर्दी स्टार्ट किसने की। पहले हमें यह देखना है कि वो दहशतगर्द कौन थे जिन्होंने इस पूरे शहर को दहशतगर्दी की लिपेट में, इस पूरे मुल्क को, ये ऑपरेशन अगर होने चाहिए तो क्या सुन्नी तहरीक के खिलाफ भी होना चाहिए? सुन्नी तहरीक क्या, मैं कहता हूं हर जमात के खिलाफ होना चाहिए जहां पे दहशतगर्द आपको नजर आते हैं। लेकिन दहशतगर्द के करने के लिए मिसाल के तौर पे इन्होंने चीफ जस्टिस के कहने पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। चीफ जस्टिस ने जब सुमोटो एक्शन लिया, उसमें रेंजर्स, पुलिस, हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वेलकम किया। बल्कि आप तासुब की इंतहा देखें कि इन्होंने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया वो मरकज से स्टार्ट किया। उन्होंने हमारे घर को अरेस्ट किया, घर को पूरे लिया, मरकजी रहनुमा को हमारे गिरफ्तार किया, राब्ता कमेटी को गिरफ्तार किया इन्होंने। अब मुझे ये बताइए कि जो 100 गाड़ियां जलती हैं, 100 आदमी, 20 आदमी डेली, जिनको बेचारों को पता नहीं है कि किस दहशतगर्दी का और क्यों दहशतगर्दी का निशाना भर रहे हैं, जो घर से निकलता है एक अपनी रोजी के लिए, उसको नहीं पता कि मेरी क्यों, उस बेचारे किस्तों पे गाड़ी लेके चला रहा है, उसको नहीं पता कि मेरी गाड़ी की कल किस्त मैं कैसे पूरी करूंगा। तो वो कौन लोग हैं? आज आप देखें पूरे शहर से रेंजर्स गायब है। आज लियारी में भी आपको कहीं रेंजर्स नजर नहीं आ रही, एफसी कहीं नजर नहीं आ रही है। हम कि आज आप देखें बुन्नो का कितना बड़ा वाकया हुआ है वहां पे कि आज वो इस 1-2 घंटे तक वो जेल के अंदर रहे और जेल के अंदर से 21.5 सजाए मौत और 21 के करीब तकरीबन उम्र कैद के वो मुलजिम थे, मुजरिम थे, जो साबित था, और वो जो साबका सदर मुशर्रफ साहब के वो कातिल। आप ये देखिए कहाँ है कानून, कहाँ है, वेयर इज रूल ऑफ लॉ? ये तो हम इतना बड़ा इत्तेहाद हुआ है, उस इत्तेहाद के तोहफे हमें ये मिल रहे हैं। इस इत्तेहाद में तो और लोगों को उसके समरात नजर आने चाहिए थे। हुकूमत तो एतराफ कर रही है और वजीर कानून जो है सिंध के, उन्होंने तो कह दिया है कि सिंध की भी 4 जेलें ऐसी हैं कि जो सेंसिटिव हैं, जहाँ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। कितना भी कर ले, हमने तो देखा कितने हाई अलर्ट है, आईनी हाथ इस्तेमाल किया जाएगा। 4 साल में तो हमें वो आईनी हाथ कहीं नजर नहीं आया है, किसी को सजा नजर नहीं आती। बहुत सारी चीजें सवालात करने हैं आपसे सरवर साहब। आज ये जो लिहारी में ऑपरेशन हो रहा है जिसमें मासूम लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि गोलियां कहाँ से चल रही हैं, फायरिंग किधर से होती है। आज भी जो एक बच्ची और एक खातून जो है वो जख्मी हुई हैं, जो आज 4 जख्मी हैं उसमें शाम तक। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है या खाली ये एक फिल्म प्ले की जा रही है एक सड़क के ऊपर, ली मार्केट के ऊपर जनाब, कि इधर से जो है पुलिस की फायरिंग हो रही है, उधर से किसी और तरफ से फायरिंग हो रही है, और ये ड्रामा जो चलता रहेगा और जिन लोगों को पकड़ना है वो नहीं पकड़े जाएंगे आखिर तक? देखिए, मैं एक बात जो बड़ी अहम है कि आप ये लियारी, जिस शहर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं लियारी का, लियारी के ये वो लोग हैं जो जफाकश और मेहनती लोग हैं, और आप बड़े बड़े नाम गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे आपके मौजूद हैं, कोई इनकार नहीं। और आपको देखिए फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, आप पूरी दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया। हमने उन्हें क्या दिया? उन्हें हमें क्या साफ पानी दे सके? क्या हम उन्हें बिजली दे सके? क्या हम उन्हें रोजगार दे सके? आज इतना बड़ा बॉक्सर वो नीचे मोइन प्लाजा के नीचे बैठकर 150 रुपए रोज पे शीट काट रहा है, जिसने गोल्ड मेडल लिया है, जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब आप इस एहसास मरहूमी को दूर नहीं करेंगे, वहां के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं करेंगे, खाली लीडरी नहीं कि आपने आखिर में आना है और अभी जब इलेक्शन करीब आएंगे तो आप सहूलतों का ऐलान करना शुरू कर देंगे, स्कीम का ऐलान कर देंगे। तो हमने इतने साल कहा उस लियारी को, आपने क्या, लोगों ने कहा हम इसको लंदन बना देंगे, इसको पेरिस बना देंगे। वहां तो बेचारे को वहां पानी पीने के लिए नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा था अभी हो क्या रहा है, ये रियल ऑपरेशन हो रहा है? ये ऑपरेशन हमारी तो आज तक हमने नहीं देखा कि इससे कोई रिजल्ट्स अचीव होंगे, या अगर जिन लोगों का नाम ले रहे हैं पुलिस के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन पुलिस के जो ओहदेदार हैं जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, क्या वाकई वो उनको पकड़ना चाहते हैं या सिर्फ और सिर्फ ये एक बात है कि अगर चाहें तो वो पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक नाम, बड़ा नाम जो है सामने नहीं आया जिसके लिए नाम लिया जा रहा था कि जनाब इसलिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं? देखिए, जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, जब तक आप अदल नहीं करेंगे, ये जुल्म कभी। लियारी के लोग ये कह रहे हैं हमारी हुकूमत है, ये ऑपरेशन हमारे खिलाफ क्यों? हमारा भी यही सवाल है। हम भी यही कहते हैं कि ऑपरेशन होता है तो ये हमारे से क्यों शुरू होता है? वो भी सही कह रहे हैं, वो भी राइट है कि क्या दहशतगर्द सिर्फ लियारी के अंदर है? क्या ऑपरेशन करें ना, पूरे कराची के अंदर ऑपरेशन करें ना। आप देखें जहां पे, वहां पे आप ऑपरेशन करते हुए क्यों सोचते हैं 100 दफा? इसलिए सोचते हैं कि आप जब तक ये ऑक्सीजन देना बंद नहीं करेंगे, ये शेल्टर देना बंद नहीं करेंगे, और बला तफरीक के आपने ऑपरेशन। आपके जो 2 लोग कल आप कह रहे हैं कि शहीद हुए हैं, आपने नाम भी बताया अभी, राशिद कादरी और मोहम्मद याहिया,
जी। क्या वजह, यानी आपकी ये कोई बहुत फाल कारकुन थे या एक सपोर्टर थे, हमदर्द थे, क्या थे? बहुत फाल थे और अभी इसकी 1 साल पहले शादी हुई है। हाँ। और बहुत एक्टिव कारकुन थे और बहुत मेहनती क्या कारकुन वजह है, आप थे। क्या समझते हैं, क्यों टारगेट किया गया ना? असल में हमारा कसूर, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी को टारगेट किया हो, फिर उन्होंने हमारा टारगेट कर लिया गया हो। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम मुहिब वतन हैं। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम उनकी औलादों में से हैं जिन्होंने लाखों जानों की कुर्बानी दे के, जिनकी माओ बहनों ने अपनी असमतें बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाई। हम उनकी औलादें हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने 63 जनाजे उठाने के बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन हमने रद्द अमल में आपने कुछ नहीं असला किया था, उठाया। बिल्कुल असला नहीं उठाया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस ही हो रहा है, ये मैं किसी भी सियासी जमात से इंटरव्यू कर रहा होता, कुछ जवाब ऐसे ही आते हैं हर एक के, कि हर एक के खिलाफ ऑपरेशन करें, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने जनाजे उठाए, हमने ये किया है। अब बस फिर भाई कौन है जिम्मेदार, कौन है? ये सवाल करो ना आप मुझे। मीडिया को भी पता है, मुझे भी पता है, अवाम को भी पता है, इदारों को भी पता है। 3500 दहशतगर्द आपके पास हैं। आप मुझे बताएं दहशतगर्द हैं कौन? आप मुझे, यही तो रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, बताएं। वो तनख्वाह इस बात की ले रहे हैं। कराची से निकलेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और जो मामला हो रहे हैं, मुल्क के मामला, उस तरफ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव सरवत एजाज कादरी साहब। लास्ट सेशन में बात हो रही थी सर आपसे लियारी, कराची के हालात और दहशतगर्दी और ऑपरेशन सारा। आपका भी सर कोई मिलिटेंट विंग है? नहीं है अभी तक तो नहीं है। अच्छा, मैंने पहले कह दिया नहीं है, मुझे पता था आप जवाब देंगे नहीं है। तो मैं बात ये है कि सर यही जवाबात, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये यानी जो आपने बातें फरमाई हैं, ये हर सियासी जमात के पास यही बातें हैं, यही कुर्बानियाँ, यही शहादतें, यही जो है फ़लसफ़ा, यही पाकिस्तान से मोहब्बत, मतलब यही सब चीज़ें। फिर ऑपरेशन की बात करो, हाँ जी करें, सबके खिलाफ करें। तो अब ये बताएं कि अवाम जो है वो तो उसके पास, तो कहते हैं ना अवाम ताकत का सरचश्मा है, अवाम के पास आई ताकत है, लेकिन अवाम तो बड़े बेबस होकर घरों तक महदूद हो जाते हैं जब कुछ एक्टिविटी होती है। इसका सिंपल सा फार्मूला है, हम इतनी खाम का टेंशन लें, और इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि अब तक जितने दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, अब उनका डेटा उठा के देख लीजिए। अगर उसमें हमारा नाम आ जाता है तो हम सियासत से विड्रॉ हो जाएंगे। अच्छा, जो रिहाई मिलती है तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो जो हीरो होता है, जो पुलिस वाला होता है, वो कहता है यार अदालत से तो रिहा हो जाएगा, वो इनकाउंटर ही कर दो। तो अब कुछ ऐसी सोच भी आ रही है लोगों के अंदर, और आवाम खुद भी अपने हाथ में जो है ना वो कानून को ले रहे हैं। एक्चुअली देखें, जब आपके घर का, आपके वालिद को गोली मार दी गई, आपके 2 बेटों को गोलियां मार दी गई, आपकी बहन पागल हो गई, आपकी माँ का इंतकाल हो गया, आप मुझे ये बताएं उसका जो आखिरी बेटा है वो क्या करेगा? सही है। जिसके घर में खिलाने के लिए अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं है, जो अपने घर के लिए रोजगार नहीं दे सक रहा है, जो डिग्री लेके रोडों के ऊपर फिर रहा है, एजुकेशन है तो वो भी लिमिटेड एजुकेशन है, उसके बावजूद भी जॉब्स नहीं है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, इंडस्ट्री आपकी शिफ्ट हो रही है, बेरोजगारी इंतहा को है, बच्चे घर में बिलक रहे हैं, तो वो उस वक्त क्या करेगा? मुझे ये कोई बताए ना कि उस वक्त क्या करेगा। आज आप एक तरफ आपकी महंगाई, बेरोजगारी, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरकावारियत, आज ये जमहूरियत के सब बुरके पहन के बैठे हुए, इन्हें नजर ही नहीं आ रहा। वो बुरका उतारे तो इन्हें अवाम नजर आए ना। सियासत ठीक है, अपनी जगह पर है, बयानात अपनी जगह पर हैं, मुल्क के हालात भी, हकीकत का चेहरा भी आप दिखा रहे होते हैं, लेकिन इस तरह तो मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। रियासत जो है उसका क्या किरदार है? रियासत क्या करे भाई कि लोगों जो हैं वो पुरअमन तरीके से मुल्क की खिदमत करते हुए, मोहब्बत करते हुए आगे चलें और वो नारे ना लगे जो कि सिंध में और बलूचिस्तान में लग रहे हैं। जी, उसकी वजह यही तो है ना। ऐसा मिसाल है, बलूचिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ दी है, मादनियात है, गोल्ड है, सोना है, हर चीज़ है, तांबा है, कॉपर है, लेकिन आप मुझे बताएं वो गैस जो पूरे दुनिया को दे रहा है, पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, वो खुद महरूम है। आज वहां की जॉब्स, बंदरगाह मौजूद है लेकिन वहां पे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, वहां पे इंडस्ट्री क्रिएट नहीं हो रही। मैं ये नहीं कहता कि खाली रियासत की जिम्मेदारी है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो हनीमून मनाते हैं, 4-4 साल, 5-5 साल हनीमून का पीरियड होता है। अगर कोई ऑपरेशन आ जाए या कोई हालात सख्त आ जाए या हुकूमत के अंदर कोई चेंजिंग आए तो बड़े मजे से इनके वीजे और पासपोर्ट तैयार होते हैं, फिर इसके बाद ये बाहर बैठते हैं 10 साल 5 साल जितने देर। लोकल्स जो हैं उन पे ज्यादा जिम्मेदारी आती है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स बनते रहे हैं, जो आज पूरी यानी सारी जो काबीना है, यानी 50 रुकनी काबीना, यानी हर आदमी वजीर है जो उसमें, तो उन्होंने क्या रोल अदा किया है? वो तो खुद कुछ नहीं है। और अभी यही बताएं कि ये बात जो है ये वहां की गवर्नर भी कह रहे हैं, और अगर गवर्नर राज आ जाता है, फर्ज करें आप हिमायत करेंगे बलूचिस्तान में गवर्नर राज आ जाता है तो?
हज़रत हम तो कहते हैं कि गवर्नर राज हो या किसी का भी राज हो, अवाम का राज होना चाहिए, अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए, अवाम का नाम लेकर, अवाम का नाम लेकर और पाकिस्तान के वसी तर मफाद का नाम लेके तो सारे काम हमें चेंज लाना है ना। हम इसी शऊर को तो उजागर करने के लिए घर से निकले। हमने 20 साल में कभी सियासत का कोई शौक नहीं था, हमने कोई सियासत में रोल प्ले नहीं किया अपना। या आज हम क्यों बात कर रहे हैं ये वाली? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सियासत को इबादत समझ के सियासत की बात कर लेते हैं, सियासत ही की बात कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों जलसे में जो कराची में आपका हुआ, आप वैसे वो कि आप इलेक्शंस पहले भी लड़ते रहे हैं, लेकिन आपने बाकायदा तौर पे सुन्नी तहरीक से, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक होगा, और आपने कहा कि हम जो है वो जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो जाते हैं, कबल से इंतखाबात की बात नवाज शरीफ साहब ने भी की है, तैयारी है कुछ आपकी कि पाकिस्तान में कितनी सीटों पे आप बंदे खड़े कर सकते हैं अपने? खैर ये तो अभी हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह इलेक्शन भी अच्छे अंदाज में लड़ेंगे, एक। और दूसरा जो अभी हमें लाहौर के अंदर 25 मार्च को हमने जो जलसा किया है, वो मीडिया ने और दुनिया ने देखा है कि माशाल्लाह से लोगों ने किसी तरह पजीराई हुई। क्या वजह थी? हमारा आप में वहाँ कोई आपको सरमायादार नज़र नहीं आया, वहाँ पर आपको कोई बैरूनी फंडिंग नज़र नहीं आई। जो हमने जिस हालात और जिस अपने उसमें वो जलसा किया और लोगों ने जिस मोहब्बत और जिस एतमाद का इजहार किया, तो इसका मकसद ये है कि कौम को शऊर अगर मिल जाए, और हम उस शऊर को जो जगाने निकले हैं, जिस राब्ता मुहिम पे हैं, अब हमारा पिंडी में जलसा है, फिर पिशावर में, इस तरह। लेकिन एक खास सेगमेंट मतलब जो मुल्क बटा हुआ है ऑलरेडी फ़िक़ही अदबार से या लिसानी अदबारों से, तो उसी तरह से आपको कहा जाता है कि आप सिर्फ सुन्नी लोगों को लेकर मसद और जो है वो एक फोकस होके, टारगेट होके जो है बांटने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जब मदीना रियासत कायम हुई, मैं अक्सर ये कहता हूँ, देखिए रियासत जब मदीना कायम हुई, फतह मक्का हुआ, तो हम तो उनको वो मॉडल है ना, हमारा वो रोल मॉडल है, हमारा ईमान, हमारा एहसास तो वही मौजूद है, वो सारी चीज़ें मौजूद है। जब हम इसको रोल मॉडल बनाकर अपने आगे बढ़ेंगे तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो हमारे अमल से साबित होंगी। जो हमने अभी मंशूर भी दिया, उसमें हमने जो सबसे पहला पॉइंट था कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी। कुरान और सुन्नत की जब हुक्मरानी होगी तो इस्लाम से ज़्यादा लिबरल कौन सा मजहब है, जहाँ पे उससे ज्यादा अदल किस जगह पे है? आज हमें जो चीजें आपने देखे कि जब मदीना रियासत कायम होती है तो इंसाफ देखे, किसी को दुश्मन को बाहर जाना नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात तो करवा लें। आप क्या समझते हैं कि मेन जो इंतखाबात हैं जो हमारे, उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए? बहुत अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल होना चाहिए। और हर चीज का एक वक्त है, टाइम टेबल शेड्यूल के मुताबिक चीजें हो। लेट हो चुके हैं, अभी तो फैसला ही नहीं कर पाए, तो अभी चीफ जस्टिस, और लग ये रहा है कि होगा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत सारे ऑर्डर हैं, अब उस पर मुझे आज तक बताएं किसी पर अभी तक कोई आपको रिजल्ट्स मिला हो? सुप्रीम कोर्ट के तो बहुत सारे ऑर्डर हैं, लेकिन हमें करना यह है कि उसकी ऑर्डर्स बहुत जो मौजूद हैं, कानून मौजूद है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। जब तक अमल दरामद नहीं होगा, फैसलों का, इदारों का टकराव ख़त्म नहीं होगा, कौम को 18, 19, 20, 21 किसी तरमीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तरमीम करनी है तो अवाम के लिए तरमीम करे, अवाम के हुकूक के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो तरमीम हो रही है। ठीक है, तरमीम तो हो रही है, वो सराय की सूबे के लिए भी हो रही है, और आगे बढ़ेंगे, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब। जो मुल्क में हालात हैं सरवत साहब, थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ों की तरफ तो आपके हमने ख्यालात जाने। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी यानी वही अहले तशी को टारगेट किया जा रहा है, और उसमें तासुर यही आता है, समझ में यही बात आती है कि भाई ये शिया सुन्नी फसाद है और सुन्नी जो है उनको मार रहे हैं। अब जब लोग सुन्नी आ जाता है और आपकी सुन्नी तहरीक है, तो ज़रा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें कि ये अगर परसेप्शन जाता भी है वो कि इसमें कोई हकीकत नहीं है और किसी तरह से भी शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में किसी सतह पे कोई मौजूद नहीं है, जो भी साजिश है इसके पीछे, लेकिन इसको आप किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? यकीनन ये हम तकरीबन गुज़िश्ता, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा शिकार रहे हैं इन चीज़ों का, इन दहशतगर्दी का, और हम ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई शिया सुन्नी कोई फसाद है नहीं। ठीक, लेकिन जो अलमिया ये है कि हमने जो अब तक के दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं, हमने ये नहीं बताया
कि वो किस फिक्र के लोग थे, जिन तंजीमों को बैंड लगाया गया वो किस फिक्र के लोग थे, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो अब तक गिरफ्तार हो चुके वो किस मकतबा फिक्र के ताल्लुक से लोग रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सुबह सरहद के अंदर जाते हैं और जो पूरे पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की एक अलामत 5-4 तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, उनके मैं हेड्स को देखता हूं जो उनको लीड कर रहे हैं उन तहरीकों को, तो आप ये देखिए कि उनके अंदर वो नाम नजर आते हैं, उनका फिक्र नजर आती है, उनका वो जो मकतबा फिक्र है, जिस सोच जिस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो नजर आते हैं। उसमें आपको कहीं एक भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक नहीं नजर आएगा। आप वो अगर हमारे लेवल लगाकर कोई अपने आप को बचा रहा है, वो हमारे लेवल लगाकर वो ये सब चीजें कर रहा है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो दहशतगर्दी अहले सुन्नत के लोगों का ताल्लुक नहीं है। ये वो दहशतगर्द लोग हैं जो हुजूर के दौर में भी थे, ये वो मुनाफिकीन हैं जिनको लारेंस ऑफ अरबिया, कर्नल लारेंस के नाम से जो था, जिसने इनको प्रमोट किया था, उनको भी वो इसी तरह के जुब्बे पहनाए गए थे, वही नमाजें पढ़ते थे और वही कत्ल गारतगिरी करते थे। और फिर पहला जो बीज बोया गया था उस दौर में बोया गया था 1924 के अंदर। 1924 की आप तारीख ले लीजिए, जब हिजाज मुकद्दस पे शरीफ हुसैन थे जिनको आखिरी, तो फिर इनको लेकर दहशतगर्दों का एक लिबादा उड़ाकर कर्नल लारेंस वहां पर इंटर हुआ, उसने वहां अरबी और तुर्की सीखी और इनको प्रमोट किया। आज ये वही नस्ल है जो यहाँ हमारे पाकिस्तान में पहुंच गई है और ये वही लोग हैं जो कर्नल लारेंस था उस वक्त, आज कोई और लारेंस। यानी आप ये समझते हैं कि ये जो अगर फर्ज करें, ये बात आपकी मान ली जाए, तारीख ले लो, तारीख अगर आज की बात कर लेते हैं, तो ये लोग अगर टारगेट कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ नहीं है। यस एग्जैक्टली, बैरूनी हाथ भी है, बैरूनी फंडिंग भी है, खाली हाथ नहीं है, बैरूनी फंडिंग भी है। ये लेब पालक एजेंट है जो उनके उस पर काम कर रहे हैं। आपको आज नहीं, या आज आप रिकॉर्ड रख लीजिएगा कि कल आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि राह के लिए यहां कौन काम करता था। आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अमेरिका की पॉलिसीज को कौन डिफाइन करता बताएं, था, आप बताएं, कौन दहशतगर्दी करता था, कौन करता है जो ये लोग आज आप देखें ना, इतने बड़े बड़े जो जलसे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फंडिंगों से, इतने बड़े बड़े इन्होंने मदारिस बनाए जहां बम धमाकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कौन लोग हैं ये, क्या आपको मुझे नहीं पता? आज वो आप वजीर दाखिला साहब से पूछे ना, जो सबसे वो मीडिया के ऊपर आके कहते हैं कि हमने ये मास्टरमाइंड पकड़ लिया है, वो ये फला मुफ्ती को पकड़ लिया है, फला कारी पकड़ लिया है, उसका पूरा ग्रुप पकड़ा गया है। आज सबसे बड़ा सबूत, यानी इस्लाम के लिबादे में मुसलमान बन के इस्लाम के लिबादे में ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। और आपको एक और, मैंने अभी एक कैसेट देखी बाकायदा, उस सीडी के अंदर मैंने ये देखा था कि कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनाया जा रहा है और उन लाइन से खड़ा कर करके गोलियां मारी जा रही हैं। कुरान शरीफ का तर्जुमा सुना के कहा के जालिमों को मारो, जो तुम्हारे सब कुछ जो हो रहा है, जो इस्लाम के नाम पे हो रहा है बकौल आपके, और ये सारी सब चीजें चल रही हैं और इंटरनेशनल फंडिंग भी, और आपने नाम ले लिया कि जनाब जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो हमारी रियासत जो है, हमारा मुल्क जो है, हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो वजारत दाखिला है, ये क्या कर रहे हैं? इनको सोचना है, इन्हीं का काम है। ये नहीं सोचेंगे तो कल कौम खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगी। आज आप नहीं सोचें, आपने कभी सुना था पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि इज्तिमाई खुदकुशी का? कभी आपने पाकिस्तान की तारीख में सुना था कि है ना वो लोग चोर और डकैतों को पकड़ पकड़ के जिंदा जला रहे हैं? मतलब एक आप देखें कि जो टॉलरेंस है वो भी खत्म होता जा रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि आपको इस इत्तेहाद से तोहफा क्या मिला? आज आप इस इत्तेहाद का तोहफा हमें क्या मिला? महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी। ये जो फाइनल इस तरफ आऊंगा मैं, हुकूमत ने 4 साल में क्या दिया आपकी नजर में, लेकिन ये जो गिलगित में दहशतगर्दी हुई है, जो कोयटा में दहशतगर्दी हो रही है, ओवरऑल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इवन कराची में भी, लेकिन वहां जो हो रही है सेक्टरियन वायलेंस जो इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया है, क्या आप क्या समझते हैं वजह पाकिस्तान को तोड़ना ही है? बिल्कुल, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हमारे इन इदारों को अब सोचना होगा, ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनकी कुर्बानियां भी है। ऐसा नहीं है कि इनकी कुर्बानियां नहीं है, लेकिन क्या इन लोगों को प्रमोट करने से हम पाकिस्तान बचा सकेंगे? क्या इनको प्रमोट करने से हम मुल्क को तरक्की की राह पे लगा सकेंगे? क्या इनको प्रमोट करने से क्या हम अपना जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो अल्लाह ताला ने जो हमें नवाजा हुआ है चीज़ों से, कुदरती वसाइल हमारे पास है, अगर आप हम गंदुम में जाएं, कपास में, दीगर उसमें जाएं, चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें माला माल किया है, लेकिन इखलास ना होने की वजह से, दहशतगर्दी होने की वजह से,
से, इंतहा पसंदी होने की वजह से, बैरूनी मुदाखलत होने की वजह से आज आप देखें हम कहाँ पर हैं कि आज हम अपने पाकिस्तान को बचाना, हमारी फौज सरहदों में भी है, जंगों के अंदर भी है और मुल्क के अंदर भी जो लाकानूनियत है उसके लिए भी हम बार बार ये अमेरिका ने जो हाफिज सईद साहब पे जो मतलब वो मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद उन पे जो प्राइस मनी का ऐलान किया, आप क्या समझते हैं क्यों किया सब कुछ, क्यों हाफिज सईद का नाम सामने आया? यकीनन मेरे नज़र में तो ये है कि वो बाकायदा हमारे यहाँ प्रमोट किया जाता है, जैसे सामा बिन लादेन को प्रमोट किया गया था। तो यकीनन जब शिकार करना होता है जिस मुल्क का, तो वहाँ पे ये खरगोश छोड़े जाते हैं। आज आप देख लें, मुझे कोई एक इस्लामी मुल्क ऐसा बताए मुझे जहाँ पर अलकायदा ने एंट्री दी हो और वहाँ के वसाइल अमेरिका के पास नहीं गए हों। कोई एक मुल्क देखिए, लीबिया, इराक, फलस्तीन, कश्मीर, आपका ये क्या कहते हैं अफगानिस्तान, हमारे वसाइल उनके उसमें चले। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की जानिब से आपको ऑफर हुई कोई ज्वाइन करें सुन्नी तहरीक दिफाए पाकिस्तान काउंसिल? हुई, आज तक नहीं, लेकिन ना सोचा है हमने कि जिनके 35,000 पाकिस्तानी, 6 हमारे फौजी जवान, हमारे 29 के करीब मज़ारात, हमारे 146 उलमा इकराम को, हमारे मशाइख उज़्ज़ाम को, हमारे मज़ारात को, जिन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बनाया, जिन्होंने दहशतगर्दी में आया, जिनके पाकिस्तानी कौम से जिनके हाथ, जिनके खूनों से हाथ रंगे हुए, तो उन लोगों से हमारा कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिबेट नहीं है। यकीनी तौर पे जिस तरह से जो इल्ज़ाम कहूँगा या जो इन्होंने अपनी सोच जो है जाहिर की है दिफा पाकिस्तान काउंसिल के हवाले से या और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उस पर दूसरी जानिब का जवाब अभी बाकी है। ये एक तरफ का व्यू है, इनका व्यू है, और जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं या इनको समझते हैं वो यकीनी तौर पे इसको समझेंगे। जो लोग नहीं समझते हैं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में दूसरी तरफ का व्यू भी आपकी खिदमत में पेश करें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रहा। हमारे दरमियान जो है सरवत कादी साहब के साथ ब्रेक में भी बड़ा इस वक्त जोश में नज़र आ रहे हैं हमें सरवत साहब। ये सराइकी सूबे की बात की सदर मुमलिकत ने, वज़ीर आज़म तो करते ही रहते थे, आपको नज़र आ रहा है कि सराइकी सूबा बन जाएगा और हज़ारा भी बनना चाहिए क्या? देखिए, ये डिबेट तो पार्लियामेंट में चली गई है। हमारा ये ख्याल है 21वीं तरमीम आ जाती है, 21 से 22वीं तरमीम। हमारा ये ख्याल है कि अगर इंतज़ामी उसूल पे अगर हम चाहते हैं गुड गवर्नेंस हो, अगर हम उसके लिए हमें 10 सूबे और बनाने पड़ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हो इंतज़ामी उमूर उस पे। आपका मरकज़ कराची में है, यहाँ पर जो महाजर सूबे या उर्दू सूबे की बात की जा रही है, कल पम्फलेट भी बटे हैं कुछ, उसकी आप हिमायत करते हैं कि यहाँ इधर भी सूबा बनना चाहिए? सिंध की तकसीम के हामी हैं हम? किसी तकसीम के, कौमियत के नाम पर हम किसी तकसीम के इंतजामी बुनियाद पे, इंतजामी बुनियाद के ऊपर अगर कोई फैसला मिलकर तमाम पार्टीज करती हैं, पार्लियामेंट करती है, तो हम उसके हामी। सिंध में भी, पूरे पाकिस्तान में, यानी सिंध में, ये क्योंकि एक सेंसिटिव इशू मतलब ये कानून है, ये कानून पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। रूल, अगर रूल एक बनता है तो वो खाली किसी सूबे के लिए नहीं होता। इंतजामी बुनियादों पर अगर सिंध में भी ये बात आती है अगर तो आप हिमायत करेंगे। आइन इजाजत देता है, पार्लियामेंट इजाजत देती है। आपको एक जरूरत महसूस हो रही है, बात है जरूरत अगर महसूस होती है, आपको जरूरत महसूस होती है कि सिंध में भी होनी चाहिए इंतजामी बुनियाद पे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सिंध एक सूबा काफी है, कराची से लेकर कश्मीर तक? हाँ बिल्कुल, जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, चलें। अच्छा जी, ये जो 4 साल गुजरे हैं, क्योंकि आखिरी मरहले में हम हैं, जो आप क्या समझते हैं, ये 1 साल और हुकूमत को देना चाहिए या इंतखाबात कबल अज़ वक्त होने चाहिए? देखिए, इंतखाबात जब होना चाहिए जब आपका आज़ाद इलेक्शन कमीशन कायम हो। इलेक्शन जब होने चाहिए, इंतखाबात जब आपके पास आपकी जो वोटर लिस्टें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो पूरी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप उस जो प्रॉब्लम है उसको आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे, इसमें काफी हद तक काम हो रहा है, काफी हद तक काम हो रहा है। और डे नाइट आज भी आपने देखा कि कल संडे वाले दिन उन्होंने काम किया है, और इसमें वोटर लिस्टों का थोड़ा बहुत जो मसला था वो भी मई तक कह रहे हैं कि हल हो जाएगा। अब हो जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ये सब चीजें कंप्लीट है। लेकिन अगर हम एक चीज को करें और इलेक्शन, तो यकीनन ये डेमोक्रेसी का अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो यकीनन बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन आज 4 साल तो अगर हम देखते हैं,
ये तो पूरा इत्तेहाद था ना, हमें खाली हुकूमत को हम नहीं कहते, इसमें तो इत्तेहाद है। और वो सारी पार्टियां इसके अंदर मौजूद है इस वक्त, बड़ी पार्टियां जो अवाम की हिमायत की, अवाम की उमंगों की दावेदार हैं, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, और जो अगले इलेक्शन में भी जीत के आ जाएंगे। हो सकता है वो हो सकता है मे भी कि वो नेक्स्ट इलेक्शन भी वो क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मैंने तो ये देखा है इस इत्तेहाद से इस कौम को तो अभी तक कुछ मैसर नहीं हुआ है सिवाय लाशें, जनाजे, अदारों के टकराव, लाकानूनियत, इंतहा पसंदी, बेरोजगारी, डकैती, टारगेट किलिंग और रूल ऑफ लॉ। परवेज मुशर्रफ का दौर जो था तो क्या बेहतर था फिर इस दौर से? बहुत अच्छा था। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि आमरीत को दावत देना चाहते हैं दोबारा से? आमरीत ये आवाम को नहीं पता, आमरीत और जमहूरियत अच्छा आवाम को नहीं पता, ये तो आप और मैं डिक्टेट करते। आवाम को इसलिए था कि मैंने ये डिटेल देख रहा था कि उस वक्त जो था क्या कहते हैं 20 किलो आटा 265 रुपीस के अंदर था और आज 565 के ऊपर आटा पहुंचा हुआ है। जो बेसिक नीड्स है आज उस वक्त मतलब हम अंडे हैं वो 36 रुपए दर्जन थे, आज 250 रुपए में। आज दालें हैं ना 250 रुपए दर्जन, नहीं अंडे नहीं सर, मैं तो लेता रहता हूँ 80 रुपए दर्जन है। और छोटा गोश्त आज वो पहले 270 था, आज 600 रुपए के अंदर है। आज आप पेट्रोलियम देखें, अगर वो आप पेट्रोलियम देखें तो वो आज उस जमाने में 53 रुपीस में था, जबकि वहां इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 124 रुपीस बैरल था और उस वक्त यहां पे 70 रुपीस था 124 में, आज 110 है। और उसके बाद जमहूरियत ने डिलीवर नहीं किया, फिर आवाम डिलीवर नहीं किया। ठीक है, तो जमहूरियत पे कंटिन्यू नहीं रहनी चाहिए? रहनी तो चाहिए, हमें है ना हमारी कौम के शऊर को अपने शऊर को बेदार करना चाहिए। आप क्या आवाम को अपने वोट, ये जमहूरियत कंटिन्यू रहेगी या जिस तरह के मुल्क में हालात हैं, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, कराची, आपको कुछ बूट्स आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए वो तो आप और हमने मिलकर सोचना है, अभी ऐसे कोई हालात नज़र तो नहीं आ रहे और हम ये समझते हैं कि जैसे ये मामलात आप जैसे ये एक जो आपने ये बात की है हाँ। तो इसके लिए ये कि बिफोर इलेक्शन अगर हो जाते हैं हम एक कौमी हुकूमत, निगरान हुकूमत बना दें, उसमें तमाम पार्टी की कंट्रीब्यूशन हो और उस पार्टी के तमाम को एतमाद में लेकर हम एक निगरान हुकूमत बनाएं और उसके तहत एक इलेक्शन हो जाए तो यकीनन मैं समझता हूँ कि रिजल्ट उससे बेहतर आएंगे। और फिर अब सबसे अहम रोल इस वक्त इस आवाम को है जो गुज़िश्ता 65 साल से जिसका इस्तेसाल हो रहा है अवामी नारों के ऊपर, अवामी नुमाइंदगी के ऊपर, जमहूरियत के नाम पर 65 साल से इस्तेसाल हो रहा है। 65 साल के अंदर हम अभी तक अपनी कौम को एक कौम नहीं बना सके। महंगाई, बेरोजगारी सब चीज़ें एक अलग है, आज हम लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। आज औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, आज हम दावेदार सब हैं कि औरत को ये इख्तियार होना चाहिए, औरत के लिए ये होना चाहिए, औरत के लिए, आज औरत को जिंदा जलाया जा रहा है, आज औरतों के ऊपर तेजाब फेंका जा रहा है। आज बताए कौन है, कितने कानून बने, किस कानून के ऊपर अमल दरामद हुआ है? हम बात करते हैं लेकिन हमारे अमल नहीं है, मंशूर हमारे बड़े। आखिरी सवाल, आप अपने जो आपके चाहने वाले हैं जो इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें जो आपको पसंद करते हैं, आपके जलसों में आते हैं? सबसे यह है कि आपने सबको देखा, सारे निज़ाम देखे, आए, आगे बढ़ें और कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी के लिए और तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान के लिए आए, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए अब हमें आगे आना होगा और आवाम को अपने वोट की कदर को समझते हुए ऐसे सच्चे लोग जो सच्चे लोग हों उनको वोट दें जो कि हर पार्टी में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब, आज आपके ख्यालात हमने जाने। और जैसे मैंने बीच में भी कहा था प्रोग्राम के दरमियान में कि ये एक तरफ की बात थी, कुछ इल्ज़ामात भी इन्होंने लगाए, कुछ लोगों को टारगेट भी किया। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम बात कर सकें, उनसे उनके जवाबात भी जान सकें। जमहूरियत का तसलसल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत फिर डिलीवर करे, नज़र आना चाहिए, ऑन ग्राउंड नज़र आना चाहिए कि एक आम आदमी के लिए जो है वो हो रहा है, पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है। और दूसरी बात यह कि इंतखाबात जो हैं वो ऐसा ना हो कि जनाब जहाँ की हवा चल रही है सिर्फ उन्हीं लोगों को जितवाया जा रहा है, पसे पुश हाथ जो हैं वो जितवा रहे हैं। आवाम के वाकई रियल नुमाइंदे सामने आने चाहिए और जैसे उन्होंने कहा कि वोट की ताकत का भी आवाम को भी इदराक होना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करूंगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।